बच्चों, मैं हूं अविनाश सर और ये मेरा बढ़िया सा चैनल है केमिस्ट्री वाला भाई अविनाश सर। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं 10th बोर्ड 2021 ऑनवर्ड के लिए साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आएंगे। तो अभी ये पहला चैप्टर है साइंस में न्यूट्रिशन में होलोजोइक न्यूट्रिशन पर ये क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं। आप ध्यान देंगे कि इस बार ऑब्जेक्टिव का परसेंटेज सीबीएसई बोर्ड बढ़ा दिया है 10th बोर्ड और 12th बोर्ड में। आने वाले दिनों में और भी पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्टिव का परसेंटेज कितना पर जाके रुकेगा, कितना परसेंट क्वेश्चंस देंगे, लेकिन इतना तय है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बढ़ा दिया है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना शुरू कर दें उस अनुसार। आपको बतला दें कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज मैं लेके आया हूँ, ये सिर्फ काम करेगा रिवीजन के तौर पर। जो थॉरो पढ़ाई होती है उसकी बराबरी तो ये नहीं कर पाएगा ऑब्जेक्टिव सीरीज, लेकिन फिर भी अगर डायरेक्टली यही सब क्वेश्चन आ जाते हैं या इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है तब तो डायरेक्टली आपको फायदा पहुंचा देगा। लेकिन थॉरो पढ़ाई की कोई पैरिटी नहीं होती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन रिजल्ट्स इनटू, डाइजेशन का परिणाम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सही बात है कि डाइजेशन के बाद फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, दैट इज एसिमिलेशन ऑफ फूड होता ही है। डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बाद होता है यूटिलाइजेशन, और इसी यूटिलाइजेशन में आता है यील्ड ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी भी प्रोड्यूस्ड होती है। लेकिन क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, डाइजेशन रिजल्ट्स इनटू, डाइजेशन का परिणाम होता है। तो द इमीडिएट कंसिक्वेंस ऑफ डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। डाइजेशन का परिणाम क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड का ब्रेक डाउन। तो ये हो गया, इसका आंसर आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, बायोकेमिकल डाइजेशन। अब देखिए कि बायोकेमिकल डाइजेशन के बारे में इनमें से कौन सा फैक्ट ट्रू है? तो बायोकेमिकल डाइजेशन इज एन एंजाइमेटिक फेनोमेनन। सही है कि बायोकेमिकल डाइजेशन एंजाइमेटिक फेनोमेनन है, एंजाइम्स के कंट्रोल में यह संपन्न होता है। सेकेंड देखिए कि बायोकेमिकल डाइजेशन इज अ हार्मोनल फेनोमेनन। तो 10th में स्टडी करने वाले बच्चे प्रायः इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि यह हार्मोनल फेनोमेनन है, लेकिन याद रखिएगा कि हार्मोन्स का भी रोल होता है डाइजेशन में। अब तीसरा लिखे हैं कि बायोकेमिकल डाइजेशन इज अनडाउटेडली एंजाइमेटिक बट हार्मोन्स ऑल्सो प्ले अ रोल। तो ये सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि बायोकेमिकल डाइजेशन एक्चुअली संपन्न होता है एंजाइम्स के प्रेजेंस में, और एंजाइम्स का सिक्रीशन ऑफ एन एंजाइम इज अंडर द एक्शन ऑफ हार्मोन्स। इसलिए सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है, नन ऑफ द अबव गलत, ये सी सबसे ज़्यादा सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच हार्मोन फेवर्स गैस्ट्रिक डाइजेशन? गैस्ट्रिक डाइजेशन का अर्थ होता है डाइजेशन बाय या डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक वर्ड एडजेक्टिव है पर्टेनिंग टू स्टमक। स्टमक से संबंधित के लिए हम टर्म यूज करते हैं गैस्ट्रिक। तो विच हार्मोन्स फेवर्स गैस्ट्रिक डाइजेशन? कौन सा हार्मोन गैस्ट्रिक डाइजेशन को, मतलब डाइजेशन इन स्टमक को फेवर करता है? ऑप्शन पर आइए। रिलैक्सिन फेवर नहीं करता है। रिलैक्सिन पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ के समय प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कराता है।
प्यूबिक सिम्फाइसिस, पेल्विक गर्डल का हाफ इनोमिनेट राइट साइड, हाफ इनोमिनेट लेफ्ट साइड। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कराता है सो दैट चाइल्ड में कम आउट ऑफ द यूटरस। तो रिलैक्सिन का रोल नहीं है यहाँ। उसके बाद गैस्ट्रीन, यस गैस्ट्रीन का रोल है। तो स्टमक में, स्टमक के 4 पार्ट्स हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। तो स्टमक के पाइलोरिक इंड के द्वारा गैस्ट्रीन हार्मोन सिक्रीट होता है। यहाँ एक और हार्मोन सिक्रीट होता है सोमैटोस्टैटिन, तो इसकी अभी आपको जरूरत नहीं है। तो गैस्ट्रीन सिक्रीट होता है स्टमक के पाइलोरिक इंड के द्वारा, और यही गैस्ट्रीन गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ये गैस्ट्रीन। और थायरॉक्सिन पाराथॉर्मोन का कोई रोल नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यह है एस्फिंक्टर। व्हाट इज एन एस्फिंक्टर? तो समझिए, एस्फिंक्टर आप लोग पढ़े हैं कि जब ईसोफेगस से फूड आता है स्टमक में, तो वहाँ पर स्टमक और ईसोफेगस का जो जंक्शन होता है, वहाँ पर ईसोफेजियल एस्फिंक्टर पाया जाता है। मतलब ज़रूरत के अनुसार फूड को ईसोफेगस से स्टमक में आने की अनुमति देता है। कौन? तो ईसोफेजियल एस्फिंक्टर। उसी तरह स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए फिर अलाउ करता है पाइलोरिक एस्फिंक्टर। तो एस्फिंक्टर क्या है? तो ये एक अपर्चर मात्र नहीं है, एक क्षेत्र नहीं है, ओपनिंग नहीं है, ये एक ऑब्स्टेकल, बाधा भी नहीं है। इसको बोलिए कि मेजर, एक बड़ा भाल्व के टाइप का, भाल्व टाइप गार्ड है जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करता है। मतलब अपवर्ड, ऊपर से भोजन को नीचे की ओर जाने के लिए अलाउ करने वाला ऐसा मसल्स का एक ओपनिंग जो गार्ड या भाल्व की तरह काम करता है, इसको बोलेंगे एस्फिंक्टर। तो ये चौथा का राइट आंसर है सी। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन पर। रेनिन इज सिक्रीटेड बाय विच पार्ट ऑफ स्टमक? तो रेनिन कहाँ से सिक्रीट होता है? तो रेनिन सिक्रीट होता है पाइलोरिक पार्ट से। तो ये सिक्रीट होता है पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक से। अगले क्वेश्चन पर आइए। बकल कैविटी ऑफ ह्यूमन्स हैज सैलिवरी ग्लैंड्स। सबको पता है कि ह्यूमन के बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, और कितने पेयर्स होते हैं? तो आपको याद है कि 3 पेयर्स, सब मैंडिबुलर, पैरोटिड एंड सब लिंगुअल। तो 3 पेयर्स, ये 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के बकल कैविटी में। अगले क्वेश्चन पर आइए। द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड इज, तो सबलिंगुअल नहीं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर नहीं, गैस्ट्रिक नहीं, ये पैरोटिड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड तो बकल कैविटी में होता ही नहीं है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड का पार्ट है ही नहीं, ये तो स्टमक का हिस्सा है। तो पैरोटिड यही लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, याद रखेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नॉन डाइजेस्टिव? एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें डाइजेशन नहीं होता है? तो ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है, सही बात है। कोलोन जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसमें भी डाइजेशन नहीं होता है। रेक्टम एंड एनस, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसमें भी डाइजेशन नहीं होता है। कोलोन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ईसोफेगस से कोई डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट नहीं होता है। तो इस तरह से इनमें से ए, बी, सी, इन तीनों में से कहीं कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो नॉन डाइजेस्टिव पार्ट ऑल है, ये तीनों के तीनों नॉन डाइजेस्टिव पार्ट है।
डेंटल फार्मूला ऑफ होमोसैपियंस इज, तो होमोसैपियंस का डेंटल फार्मूला ये होता है ए 2123/2123। इट मीन्स अपर जॉ या लोअर जॉ के हाफ इनोमिनेट में ये 2 इंसीजर 1 कैनाइन 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर, तो अपर जॉ के हाफ इनोमिनेट में या लोअर जॉ के हाफ इनोमिनेट में, मतलब अपर जॉ एंड लोअर जॉ के जो 4 पार्ट्स करेंगे तो उनमें से प्रत्येक पार्ट में 8 टीथ होंगे, 8 8 8 और 8, तो इनमें से एक हाफ इनोमिनेट में 2 इंसीजर 1 कैनाइन 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर, तो ए ऑप्शन सही है। ह्यूमंस आर मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट, पॉलीफायोडोंट, बिलोंग टू एग्नेथा। मोनोफायोडोंट का अर्थ होता है कि सिंगल सेट ऑफ टीथ लगते हैं, तो क्या ह्यूमन बींग्स में सिंगल सेट ऑफ टीथ लगते हैं? नहीं, 2 सेट्स ऑफ टीथ लगते हैं। फर्स्ट सेट बेबी टीथ या मिल्क टीथ होता है और सेकेंड सेट परमानेंट टीथ होता है, तो ह्यूमन बींग्स डाइफायोडोंट। और पॉलीफायोडोंट का अर्थ होता है कि जब जब दांत गिरेंगे तब तब नए दांत उसकी जगह पर उग आएंगे, तो ये पॉलीफायोडोंट, तो पॉलीफायोडोंट नहीं, मोनोफायोडोंट नहीं, डाइफायोडोंट होता है। और बिलोंग टू एग्नेथा, इस टर्म को भी जान लीजिए कि जो भी है जिनमें भी जौ होता है तो एक नेथोस्टमाटा ग्रुप है जिसमें जौ बोन्स प्रेजेंट होते हैं, जौ बोन्स, और दूसरा एग्नेथा जिसमें जौ के लिए बोन्स प्रेजेंट ही नहीं, जबड़े जिनमें दांत लगे, तो टीथ वाले जौ जिसमें जबड़े की हड्डियां प्रेजेंट नहीं होती है, वो हो गया एग्नेथा। तो ह्यूमन में तो जबड़े भी होते हैं, जौ भी होते हैं, जौ बोन्स भी होते हैं, और 2 सेट्स ऑफ टीथ लगते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, इसलिए ह्यूमंस आर डाइफायोडोंट। अगले क्वेश्चन पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर इन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी रेस्पेक्टिवली इन ह्यूमंस। तो आप देखिए कि मोलर होता है 3 की संख्या में और कैनाइन होता है 1 की संख्या में। ये देखो इंसीजर कैनाइन, ये इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो मोलर 3 और कैनाइन 1, इसलिए मेजॉरिटी में कौन होंगे? मोलर, और माइनॉरिटी में कौन होंगे? कैनाइन, इसलिए ऑप्शन ए इज ट्रू। अब आ जाइए, यहाँ भी हम सब में घेर दें ताकि आप जब देखें तो आपको क्लियरली पता चले। क्लियरली पता चले। अब आ जाइए 12th पर, द नॉन फंक्शनल पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज, तो कौन नॉन फंक्शनल पार्ट? जीबी, गॉल ब्लैडर का काम होता है स्टोरेज, लीवर जो बाइल सिक्रेट करता है उसका स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है, इसलिए इसका तो फंक्शन है स्टोरेज का। फैट बॉडीज, इसका भी फंक्शन है कि जो भी रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं वो फैट बॉडीज के रूप में स्टोर्ड हो जाते हैं। ईसोफेगस का कम से कम इतना फंक्शन तो अवश्य है कि बकल कैविटी एंड स्टमक को जोड़ने का काम करता है, एक कनेक्शन है, एक ट्यूबुलर कनेक्शन है, ट्यूबुलर एंड मस्कुलर कनेक्शन, तो इसका भी फंक्शन है। लेकिन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का ह्यूमन बींग्स में कोई काम नहीं है। तो अब हम आगे फिर और देखते हैं इसमें क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइजेस्टेड इन द स्टमक। स्टमक में किसका डाइजेशन नहीं होता है?
तो आपने पढ़ा है बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च का डाइजेशन होता है, स्टमक में प्रोटीन एंड फैट का डाइजेशन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ आंसर क्या हो गया, यहाँ आंसर आ गया कि कार्बोहाइड्रेट इज नॉट डाइजेस्टेड इन द स्टमक। याद रखना है, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन टाइलिन एक्ट्स ऑन स्टार्च इन द बकल कैविटी। बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन जब सिक्रीट होता है तो क्या होता है? तो डेक्स्ट्रीन एंड म्यूसिन नहीं, डेक्स्ट्रीन तो सिक्रीट डेक्स्ट्रीन बनता है स्टार्च के डाइजेशन से, लेकिन म्यूसिन ये स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है। माल्टोज बनता है स्टार्च के डाइजेशन से, लेकिन म्यूसिन नहीं, म्यूसिन स्टमक में सिक्रीट होता है। माल्टोज एंड डेक्स्ट्रीन आर फाउंड, तो ये सही आंसर है कि बकल कैविटी में टाइलिन के द्वारा स्टार्च के डाइजेशन से माल्टोज एंड डेक्स्ट्रीन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, HCl एक्ट्स टू। HCl एक्ट करता है, अब इसमें से चुनना है फाइंड द रॉन्ग वन, गलत कौन सा है। तो पहला है स्टॉप द एक्शन ऑफ एमाइलेज। HCl एमाइलेज के एक्शन को रोक देता है, ये बात सही है, क्योंकि एमाइलेज ये जो सैलिवरी एमाइलेज है ये सिक्रीट होता है बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड से, और आप जान चुके हैं कि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए HCl क्या करता है कि एमाइलेज के एक्शन को रोक देता है स्टमक में। HCl बैक्टीरिया को भी मारता है। HCl प्रोपेप्सिन को एक्टिवेट करता है ताकि पेप्सिन बनाए और वह पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। तो ये ABC तीनों बात सही है। चौथा है एक्टिवेट्स द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो देखो स्टमक में फैट का डाइजेशन होता है गैस्ट्रिक लाइपेज से, लेकिन उसमें HCl का कोई रोल नहीं है। याद रखिए, स्टमक में फैट का डाइजेशन होता है, लेकिन फैट के डाइजेशन में फैट को गैस्ट्रिक लाइपेज डाइजेस्ट करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनता है, लेकिन उसमें HCl का कोई रोल नहीं है। तो गलत यही हुआ कि ये फैट का डाइजेशन वाला गलत रोल है। अगला देखिए, केसीन प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क इज डाइजेस्टेड अंडर द एक्शन ऑफ रेनिन इनसाइड। किसमें? केसीन प्रोटीन जो दूध में मिल्क में प्रेजेंट होता है ये डाइजेस्टेड होता है रेनिन के द्वारा। रेनिन मिल्क के केसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है, लेकिन कहाँ पर? स्टमक में कि डुओडेनम की जेजुनम की इलियम, तो स्टमक में। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है, ये क्वेश्चन कि रेनिन सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है, क्योंकि मैमल्स ही दूध पीते हैं। अब एक आध एक्सेप्शन की बात नहीं कीजिएगा कि रेप्टाइल्स हैं, सांप भी दूध पीता है, ये सब बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि मिल्क को डाइजेस्ट करने की जो यूनिवर्सल एबिलिटी है वो मैमल्स में है, इसलिए मिल्क का डाइजेशन सिर्फ मैमल्स में होता है, इसलिए रेनिन सिर्फ मैमल्स में सिक्रीट होता है। अगला देखिए, कोलियोसिस्टोकाइनिन एक्टिवेट्स। कोलियोसिस्टोकाइनिन किसको एक्टिवेट करता है? तो कोलियोसिस्टोकाइनिन एक्टिवेट करता है गॉल ब्लैडर को, इसलिए ताकि गॉल ब्लैडर बाइल रिलीज कर सके। जो लीवर जो बाइल सिक्रीट करता है उसका स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर में, और तब
कोलियोसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करता है, जिससे कि गॉल ब्लैडर बाइल को रिलीज कर पाता है। तो जरा मैं इसको घेर दूं ताकि आप बार बार जब वीडियो को चला के देखेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि एक क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है। ये मोबाइल पर देखना आंख गड़ा के कठिन काम तो है, लेकिन करना तो पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि अभी वही परिस्थिति है। अब देखिए अगला, ग्लैंड्स ऑफ ए, ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पर ए एक्ट करता है, ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पर ए एक्ट करता है और बी बनता है। और बी क्या करता है, तो किसी की एक्टिविटी को चेक कर देता है। बी एक्टिविटी को, किसकी एक्टिविटी को चेक करता है, सी की एक्टिविटी को। और ए बी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली। तो देखो, ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पर इंटरोकाइनिन एक्ट करता है, जिससे इंटरोकाइनिन के एक्शन से स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्लैंड इंटरोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। और इंटरोजेस्टेरॉन ये चेक कर देता है एक्टिविटी को, और किसके एक्टिविटी को चेक कर देता है, तो गैस्ट्रीन के एक्टिविटी को चेक कर देता है, रोक देता है। अब इसी क्वेश्चन को उलट पुलट के 4 ऑप्शन बना दिए जा सकते थे, तो उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। टीचर का मकसद होना चाहिए कि आप एक ही बात सीखें, सही सीखें, और ऑब्जेक्टिव के लिए तो ढेर सारी जगहों पर है ही, ये थोड़ा कठिन है, इसलिए एक ही ऑप्शन दिए कि इसी को आप याद कर लें। ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पर इंटरोकाइनिन एक्ट करता है, जिससे कि इंटरोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस्ड होता है। और इंटरोजेस्टेरॉन चेक कर देता है किसकी एक्टिविटी को, तो गैस्ट्रीन की एक्टिविटी को। क्योंकि गैस्ट्रीन कहाँ से सिक्रीट होता है, गैस्ट्रीन सिक्रीट होता है स्टमक के पाइलोरिक एंड से। कह देता है गैस्ट्रीन स्टमक को कि भैया अब तुम अपना काम बंद करो, क्योंकि फूड आ गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब हमारे जूसेस से सिक्रीशन होने दो, अब तुम अपना खेला वेला बंद करो। तो स्टमक की एक्टिविटी को रोक देता है, मतलब स्टमक के पाइलोरिक एंड में गैस्ट्रीन हार्मोन जो सिक्रीट होता है उसकी एक्टिविटी को रोक देता है। और जब इसकी एक्टिविटी रुक गई तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बंद हो जाता है, और तब जाके ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइन सक्कस इंटेरिकस सिक्रीट करता है, जिससे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा। तो ये हो गया ये क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। बाइल इज रिलीज्ड फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। सबको पता है कि गॉल ब्लैडर से रिलीज्ड होता है बाइल, स्टमक लीवर में सिक्रीट होता है बाइल, और गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है। लेकिन गॉल ब्लैडर से जो रिलीज्ड होता है बाइल, वो कब, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बिफोर द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, नहीं, गैस्ट्रिक जूस के एक्शन से पहले नहीं, क्योंकि जब फूड बकल कैविटी से इसोफेगस होते हुए स्टमक में आया तो वहां गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा, और गैस्ट्रिक जूस ही डाइजेस्ट करेगा फूड को। उसके बाद वाले एक्शन पर आइए। बिफोर पैंक्रियाटिक जूस मिक्सेस विद फूड, हाँ यही सही है कि पैंक्रियाटिक जूस फूड के साथ मिक्स होगा, उससे पहले बाइल सिक्रीट हो जाता है, और बाइल फूड को अल्कलाइन बना देता है, ताकि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो। तो आफ्टर पैंक्रियाटिक जूस नहीं, एट द सेम टाइम पैंक्रियाटिक जूस नहीं। तो ये कब, द बाइल इज रिलीज्ड फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बिफोर पैंक्रियाटिक जूस मिक्सेस विद फूड। तो ये भी याद रखना है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, पेप्टोन्स पर एमिनो पेप्टाइडेज नामक एंजाइम जब एक्ट करता है, याद रखिएगा कि बायोलॉजी में जिस वर्ड के भी अंत में ASE लगा हुआ हो वो एंजाइम होता है। कभी कभी ASE नहीं भी लगा हुआ होता है तो ओल्ड नेमिंग में तब भी एंजाइम होता है, लेकिन ASE लगा हुआ है तो वो एंजाइम होगा। पेप्टोन्स पर जब एमिनो पेप्टाइडेज एक्ट करता है तो क्या बनाता है? X बनाता है। तो X क्या है? प्रोटियोजेज है, या पॉलीपेप्टाइड्स है, या एमिनो एसिड्स है, या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में तोड़ देता है। तो याद रखिए एमिनो एसिड्स में तोड़ता है। पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज एंड पॉलीपेप्टाइड्स, इन तीनों पर जब एमिनो पेप्टाइडेज एक्ट करता है तो उनको फाइनली डाइजेस्ट कर देता है, मतलब प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन होके एमिनो एसिड बन जाता है। अगले पार्ट में आइए। अगला पार्ट है बाइल। बाइल कैसा होता है? तो ग्रीन एंड अल्कलाइन होता है, सही है। अदर ऑप्शंस पर क्यों विचार करें, याद रखना है बाइल इज ग्रीन एंड अल्कलाइन। अगला लैक्टोज। लैक्टोज पर जब लैक्टेज एंजाइम एक्ट करता है तो ग्लूकोज बनता है और प्लस समथिंग एल्स, कुछ और भी बनता है, Y भी बनता है। जहां Y क्या है, वेयर Y इज क्या, माल्टोज है, गैलेक्टोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है। तो याद रखिए कि ये गैलेक्टोज है, मतलब लैक्टोज पर जब लैक्टेज एंजाइम एक्ट करता है तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनता है, याद रखना है। अब इसमें बच्चे लोग, मैं आप लोगों को एक बात और बताऊंगा कि ये 10th बोर्ड 2021 के लिए तो है ही, आगे आने वाले वर्षों के लिए भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और इनमें से कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं जो आपको नीट के लिए भी, ये आपके लिए नीट के लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि नीट के लिए कहीं उड़ के क्वेश्चन नहीं आ जाता है। इन्हीं क्वेश्चंस में से जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है वो भी नीट में पूछे जाते हैं। तो अभी तक इस सीरीज में होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो 22 क्वेश्चंस हमने दिया है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन नीट में पूछे जा चुके हैं इन डिफरेंट ईयर्स। थैंक यू वेरी मच। आगे और भी सीरीज आएंगे।